हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स? वेलकम टू एलसी क्लासेस। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एलसी क्लासेस की तरफ से। आपको पता ही है कि एलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू के लिए आपको प्रिपरेशन कराती है। और हमारे आपके 2 चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी में भी कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी आपके 3 चैप्टर केमिस्ट्री में भी हो गए हैं। और 8 क्लास का भी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यानी कि 9th एंट्रेंस के लिए भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। बट जैसे हमने लास्ट चैप्टर, आपको पता ही है कि मैंने जो था 11th एंट्रेंस के लिए हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। और लाइफ प्रोसेस के तो मैं क्वेश्चंस ले भी आया था। अब उसी तरीके से आज जो ये सेशन होने वाला है, ये क्वेश्चन सेशन होगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। यानी कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन जो है हम आज आपको सोल्व कराएंगे। यानी कि क्वेश्चन सेशन है आपका ये। इसको देखें, क्वेश्चंस बेटा किसी भी एंट्रेंस का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने अगर क्वेश्चंस किए हैं या टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें बट आपकी प्रैक्टिस मजबूत नहीं है, यानी कि उन क्वेश्चंस को आप नहीं करा है, तो आपको दिक्कत आती है बेटा मेन डेज में, यानी कि जो फाइनल डे ऑफ एग्जाम होता है तो फिर दिक्कत आती है। यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, पीवाईक्यूज वगैरह इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ही ये क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, और बाकी इसमें पीवाईक्यूज भी यहाँ आगे आगे देखते हुए चलेंगे। और कुछ अच्छी किताबों से भी मैंने आपके क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन। बेटा हमने क्लास में बात भी की थी कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है। मैंने बताया भी था कि इसी हार्मोन को हम क्या है, इनिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो हमको पता होना चाहिए बेटा स्ट्रेस हार्मोन। ऑक्सीन तो हमारी क्या है, ऑक्सीन ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं है। तो बेटा कोलियोप्टाइल यानी कि एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ कराने में मदद करता है। जिब्रेलिन जो है बेटा स्टेम की ग्रोथ कराता है। और साइटोकाइनिन यानी कि सेल डिवीजन कराता है। तो हमारा इसका आंसर होगा दैट इज एबीए। एबीए इज एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। यानी कि स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, जब ज्यादा लॉस हो जाता है वाटर का ट्रांसपायरेशन के थ्रू, तो ये क्लोज कर देता है स्टोमेटा वगैरह को। तो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर हमारी हेल्प करता है। कौन बेटा, एब्सिसिक एसिड, दैट इज एबीए। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपने अगर लेक्चर ले रखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी कि हमने जितने भी लेक्चर लिए, आई थिंक मैं 4 लेक्चर्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका पूरी फुल डिटेल के साथ कराया है। तो आप लोग फुल लेक्चर भी वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने उसकी यूट्यूब पे लाइव है। एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स इट्स कॉल। यानी कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और बेटे ऑर्गेनिज्म ने उसका क्या है, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिया, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं कोई भी एनवायरनमेंट चेंज के। ये भी हमने बात की थी, तो पहले ही लेक्चर में मैंने बात की थी। हमने वहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई बेटा इंटरनल स्टिमुलाई के बारे में बात की थी। यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से स्टिमुलाई है, गर्म ठंडा या हवा पानी की वजह से जो स्टिमुलस होते हैं उनको एक्सटर्नल स्टिमुलस बोला था। और इंटरनल फैक्टर की वजह से जो स्टिमुलस होते हैं उनको इंटरनल स्टिमुलाई बोला था। तो ये तो हमने चर्चा कर रखी है। तो बेटा इसमें हमको सिर्फ आंसर बताना है, दैट इज स्टिमुलस। और आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, इस ऑप्शन का क्वेश्चन का, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आउटर मोस्ट मेनिंजियल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। मैंने बेटा आपको तीनों ब्रेन की मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। क्या बताया था, एक बार यहाँ आपको लिखवा भी देते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा पास वाली यानी कि इनर वाली मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको बताया था। और इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया था कि पास वाली मेम्ब्रेन जो होगी ब्रेन के पास होगी, दैट इज द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। मैंने कहा था बेटा पी से पास, पास वाली यानी कि जो पास है, पी से पास बोला था मैंने बेटा, क्या बोला था, पी से पास। तो ये यानी कि इनर मेम्ब्रेन है, इसको हमने बेटा बोला था, इसका नाम भी बताया था। फिर मैंने पी से पास होता है, इसका नाम होता है पिया मेटर। ठीक है, ये हमने बताई थी आपको बात। तो आज मैं थोड़ा सा ट्रिक ब्रिक के हिसाब से बताता हूँ। मैंने बताया भी था बेटे डी से दूर, यानी कि डी से दूर कोई मोमेंट दूर है, आउट है, तो डी से बेटा हम क्या बोल देते हैं, बोल सकते हैं दूर। किसी भी स्पेलिंग तुम कुछ देख लेना जो भी हो आपकी। तो दूर के लिए मैंने बताया था, यानी कि वो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, उसको मैंने बताया था आपका ड्यूरा मैटर होती है। तो उसी से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। और मिडिल मेम्ब्रेन जो थी बेटा क्या थी हमारी, यानी कि ये पास का मतलब यहाँ पे बेटा पी से पास का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये बेटा आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि दूर, ब्रेन से दूर है। और मिडिल मेम्ब्रेन जो थी बेटा इसकी अरेकिनोइड मैटर थी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है,
आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पूछा तो बेटा आंसर हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग ड्यूरामीटर। अगर आपको ये थोड़ी सी ट्रिक जो है, लॉजिक जो है आप याद कर लेंगे तो मेम्ब्रेन आपको ये क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। पी से पास, डी से दूर, तो उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे पी से पास एंड डी से दूर की वजह से आपका आंसर हो गया बेटा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके की भी हमें कुछ ट्रिक्स वगैरह याद करने, नोमेनिक्स बोल सकते हो उसको। इससे क्या है बेटा कि एकदम क्वेश्चन हमारा टाइम बच जाएगा एंट्रेंस में, हमारे एग्जाम में, और दूसरे क्वेश्चन में हम टाइम दे देंगे। अब ये हमसे पूछा बेटा डायबिटिक मेलाइटस अगस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि शुगर हो गई। तो ये बेटा डायबिटीज के भी दो टाइप होते हैं, आपको टाइप नहीं पढ़ना है, बट ये एनसीईआरटी में पूछ रखा, क्योंकि जब हमने हार्मोन पढ़े हैं एंडोक्राइन सिस्टम में तो पढ़ा भी है कि ग्लूकोज के लेवल को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है। डायबिटीज में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का लेवल ही तो राइज कर जाता है, उसी चीज को तो मेंटेन करना होता है। तो जो हमारा पैनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, और एक हार्मोन होता है ग्लूकागन। तो जो इंसुलिन है वो बेटा डायबिटीज मेलाइटस को डिफिशियंसी को वो करता आपका देखता। तो डेट इज बेटा इंसुलिन हार्मोन होगा आपका, कौन सा हार्मोन होगा, डी, कौन सा हार्मोन होगा, इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकागन जो है बेटा वो ब्रेक डाउन कर देता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में, क्योंकि एनिमल्स में मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि जो एनिमल्स में जो स्टोर फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है बेटा, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ग्लूकागन का काम वो है। बट अकस ड्यू टू डिफिशियंसी यानी कि डायबिटीज जो हो रही है किसकी कमी की वजह से होती है बेटा, इंसुलिन की वजह से होती है। हम इंसुलिन दे देते हैं, वो हमारा मेंटेन कर लेता। तो इसका आंसर जो है हमारा इंसुलिन रहेगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। बेटे ये इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। थायराइड नहीं, थायराइड क्या है, थायराइड तो ग्लैंड है, एक हार्मोन भी नहीं है, तो क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, तो बेटा हार्मोन भी वैसे भी हार्मोन नहीं है। फॉलोइंग इज द सॉरी ग्लैंड ही पूछा है यहाँ पे, तो ग्लैंड ही है हमारी, यानी कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो इमरजेंसी में आती है। तो ये थायराइड जो है ये तो थायरोक्सिन रिलीज करती है बेटा, गोइटर वगैरह इसमें कि उसकी डिफिशियंसी से यानी गार्डुइन की जरूरत होती है, वो चीज है। एड्रिनल ग्लैंड जो है बेटा ये हमारी किडनी पे होती है, पेयर्ड ग्लैंड है, आपके बारे में बताया था मैंने, इससे एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन निकलता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से ही जो एड्रेनलिन निकलता है आपने देखा, बताया था मैंने, 3F हार्मोन होता है, यानी कि फाइट फ्लाइट, यानी कि उसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है। जैसे आपको किसी से झगड़ा हुआ या कुछ हुआ तो ये 3 हार्मोन निकल जाते हैं, आपको गुस्सा आना, ये सब चीजें एकदम एक लेवल पे होते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो निकलता है वो एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है। तो एड्रिनल ग्लैंड ही जो है बेटा ये आपकी इमरजेंसी ग्लैंड होती है, इमरजेंसी सिचुएशन पे वर्क करती है। पिट्यूटरी को बेटे मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के सिक्रेशन यानी कि ये हमारा को कंट्रोल करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। तो एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड जो है, जो बेटा पेयर्स होती है, किडनी इनकी लोकेशन होती है, यहाँ से 3F हार्मोन निकलते हैं। कौन किसको, इससे क्या निकलता है बेटा, एड्रेनलिन निकलता है, उसको हम क्या कह देते हैं, 3F हार्मोन कह देते हैं, 3F हार्मोन कह देते हैं। यही हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं काम। कैसे आते हैं बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि हमारे फाइट, यानी कि जो इसको 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है बेटा, ये हमको पता होना चाहिए। तो यही हमारा जो है इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है, कौन सा होता है बेटा, एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी रिलीज होते हैं, वो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने बेटा चैप्टर में पढ़ा रखा है सब उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व हो रहे हैं, कोई अलग से क्वेश्चन कहीं से नहीं आया था, कहीं से भी उठा लो अपने लेवल के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वहीं से सोल्व हो जाएंगे, पीवाईक्यूज हो या किसी भी किसी किताब के हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज द इंटरनोडल लेंथ ऑफ द जेनेटिकल इज ड्वार्फ प्लांट। बेटा इंटरनोडल लेंथ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो एक प्लांट है, मैंने बताया भी था आपको लेक्चर में, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है। सपोज करो बेटा ये शुगर कैन है, गन्ना है, तो गन्ने में आपने देखा होगा इस तरीके से क्या है, उसमें लेंथ होती है कि ये लेंथ है, ठीक है। तो इसको बेटा हम इसको ही इंटरनोडल लेंथ बोलते हैं। ये एक नोड होती है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको इंटरनोड है। ये आपकी क्या है बेटा, नोड है, ठीक है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है पूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये इसी को बेटा क्या है, इंटरनोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, इंटरनोड कह देंगे। ठीक है, बैम्बू में भी आपने देखा होगा, उसमें भी निशान लगे हुए होते हैं, नोड्स होती हैं। तो उस लेंथ को डिस्टेंस मैंने बताया भी था आपको, स्टेम की ग्रोथ कराता है जिब्रेलिन, अभी पीछे भी बताया, लेक्चर में बता रखा। तो इंटरनोड लेंथ को बढ़ाने के लिए फिर वो कौन होगा जो स्टेम की ग्रोथ या इंटरनोड लेंथ बढ़ाता है बेटा, वो आपका जिब्रेलिन हार्मोन होता है। मैंने आपको बताया भी है कॉन्सेप्ट में। तो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज आपका जिब्रेलिन होता है, क्योंकि एथाइलिन तो आपका गैसियस हार्मोन है और तो फ्रूट राइपिंग में हेल्प करता है। ऑक्सीजन अभी मैंने बेटे पीछे बताया आपको क्या करता है कि ये आपका एपिकल डोमिनेंस कराता है। साइटोकाइनिन बेटा सेल डिवीजन करता है, तो ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन नहीं। तो इसमें पूछा हमसे बेटा कौन सा इंटरनोडल लेंथ बढ़ाएगा, यानी कि स्टेम की लेंथ बढ़ाएगा, दैट इज जिब्रेलिन।
तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यानी कि हार्मोन्स का मैंने आपको एक चार्ट बनाया था और इवन मैंने उसकी एक शॉर्ट भी बेटा डाल रखी है कि या आप अगर वो आप उस फ्लो चार्ट देख लेते सिर्फ एक स्लाइड में तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, उसी फ्लो चार्ट से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन मैंने इसकी शॉर्ट्स भी एक शायद हाँ हमारे चैनल पे उसकी शॉर्ट्स भी कर रखी है रिलीज, ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं। लॉन्ग लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ा रखा बेटा और मैंने ये बता दिया था कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये चार्ट से काफी है, इससे सोल्व हो जाएंगे। उसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया क्योंकि हमने वहां लिख रखा है, क्या लिख रखा है वहां पर हमने स्टेम की ग्रोथ कौन करा था, जिब्रेलिन करा था। तो इंटरनोड जो होती है बेटा ये भी एक स्टेम का ही पार्ट होती है। तो शुगर कैन वगैरह में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाती है, बैम्बू प्लांट्स वगैरह, बांस जिनको बोलते हैं आप नॉर्मली, वहां पे भी देखने मिल जाती है। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल इज ड्यू टू, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, ओव्यूल की तरफ को जो पोलन ट्यूब है यानी कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल की तरफ कैसे होती है। क्या होता है बेटा, पोलन पोलन ग्रेन जो है कोई भी एक पोलिनेशन हवा या किसी इंसेक्ट की वजह से पोलन ट्यूब लैंड करता स्टिग्मा पर आकर, ठीक है, यानी कि ओवेरी का पार्ट होता है बेटा, ओवेरी का पार्ट होता है ये आपका, ऐसे मान लीजिए ये आपकी ओवेरी है, ठीक है, हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपका पोलन बेटा कोई आगे गिरा, अब ये पोलन जो है आए, अब ये इसकी पोलन की पोलन ट्यूब बेटा इस तरीके से निकलती है और ये जाती है कहाँ, टुवर्ड्स द ओव्यूल, यहाँ पे बेटा ओव्यूल प्रेजेंट होगा आपका ओवेरी पे, ठीक है, तो वहां जो जाएगी इस मूवमेंट को, ये जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट है ये बेटा क्लास आप 12th में इस चीज को पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस के नाम से बोलते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको इतना समझना है कि पोलन ट्यूब जो है जो उसका मूवमेंट हो रहा है कहाँ, ओव्यूल की तरफ हो रहा है बेटा, कहाँ, ये ओव्यूल है आपका, इस ओव्यूल की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये ओव्यूल की तरफ ये जो पोलन ट्यूब है क्या है, ये आपकी बेटा पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी बेटा पोलन ट्यूब मान लीजिए, ये आपकी पोलन ट्यूब है, ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो इसी ये क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा है, पोलन ट्यूब मूवमेंट जो है क्या टुवर्ड्स द ओव्यूल इज ड्यू टू, किस वजह से है बेटा, मैंने बताया था आपको लाइट की वजह से मूवमेंट कोई होता प्लांट पर, फोटोट्रोपिस बोल देते हैं, या अर्थ की तरफ कोई मूवमेंट होता तो उसको जियोट्रोपिज्म बोल देते, उसमें भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता, अर्थ से अलग है। तो इसी तरीके से जियोट्रोपिज्म तो बेटा अर्थ की तरफ का मूवमेंट है, नहीं कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म लाइट की वजह से होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि ये वाटर से रिलेटेड वाली बात होती है, हाइड्रो का मतलब है। तो क्यूमोट्रोपिज्म ये बेटा क्यूमो मतलब ये केमिकल की वजह से होने वाला मूवमेंट होता है, तो इसी को यही इसका आंसर है, यानी कि पोलन ट्यूब जो शो करती है वो क्यूमोट्रोपिज्म मूवमेंट शो करती है बेटा, ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाइन पूछी गई है आपकी, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा बेटा दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बेटा ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि वहां पे ये मूवमेंट तीनों डिस्कस किए हैं और एनसीईआरटी ने ये आपका जोर भी दे रखा है इस वाली बात पे, तो आपको इसको समझना होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बेटा आपको थोड़े से जब आपने लेक्चर देखे होंगे तो आपको आसान लगेगा, ये लेक्चर पूरे फुल डिटेल के साथ मैंने हमारे यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएंगे, वहां देख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इन्हें सिनेप्स सिनेप्स यानी कि बेटा ये क्वेश्चन न्यूरॉन वाले पार्ट से आ गया। सिनेप्स से केमिकल सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, यानी कि जो सिनेप्स बनते हैं, सिनेप्स क्या होते हैं बेटा, दो न्यूरॉन के बीच में, यानी कि न्यूरॉन के बीच में भी कहाँ बनते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन का क्या होता है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है और एक न्यूरॉन का क्या होता है बेटा एक्सोन का एंड होता है, तो उसमें सिनेप्स बनते हैं। अब ये कहना है कि सिनेप्स केमिकल उससे सिग्नल क्या होते हैं, तो यही देख लेते हैं, डेंड्राइट एंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट एंड होगा और एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड होगा, बात ठीक है। एक्सोन टू सेल बॉडी नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा, एक्सोन टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड नहीं होगा बेटा, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन, बेटा ये वाला ज्यादा करेक्ट है क्योंकि वो कह रहे हैं डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन, एक्सोनल एंड ये गलत है, पहला वाला एक्सोनल एंड गलत है बेटा, ठीक है। ऐसा होता है कि जो हमने न्यूरॉन का मैंने दिखा भी रखा आपको डायग्राम बेटा, अगर मैं एक न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ पर आपको रफली बना के भी दिखा दूं, सपोज कीजिए आपकी कोई न्यूरॉन है, ठीक है बेटा, ये आपकी एक न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक्सोनल एंड है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे बेटा ये आपके प्रोसेस होते हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा एक न्यूरॉन आपकी आगे होती है, ठीक है, एक न्यूरॉन आपकी, एक मिनट, एक न्यूरॉन बेटा आपकी आगे होती है, मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है, एक न्यूरॉन बेटा आपकी ये है, इस तरीके से न्यूरॉन है। तो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो सिग्नल जाएगा बेटा साइटोन एक्सोन और फिर इसके एक्सोनल एंड,
तो एक्सोनल लाइट से नेक्स्ट न्यूरॉन पे जो सिनेप्स, सिनेप्स तो बेटा इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो सिनेप्स बनता हुआ दिखेगा आपको, दो न्यूरॉन के बीच में यहाँ कहीं आपका सिनेप्स बनेगा बेटा। क्या बनता हुआ दिखेगा आपको, ये डिटेल में मैंने बता रखा है बेटा, सिनेप्स यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब ये सिनेप्स ही तो पूछ रहे हैं, द सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, यानी कि सिनेप्स में तो बेटा कहां से ट्रांसफर हो रहा है, एक न्यूरॉन का जिसको हम एक्सोनल एंड बोलते हैं, एक्सोनल एंड से डेंड्राइट, एक्सोनल एंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड द न्यूरॉन। यहाँ कहना है बेटा डेंड्राइट एंड ऑफ द, तो ये थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं बात को इन्होंने यहाँ पे उल्टा बोल रखा, बट यहाँ पे जो करेक्ट बात, सीधी बात बोल रखी है बेटा, क्या एक्सोनल एंड से, ये एक्सोनल एंड है, आपको डिटेल में मैंने चैप्टर में बता रखा बेटा, और फिर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। और ये दूसरा डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट, ग्रीन ग्रीन वाले बनाए मैंने डेंड्राइट, तो ये एक्सोनल एंड से बेटा डेंड्राइट की तरफ जो आपका मूवमेंट हो रहा है, इसी को तो क्या है सिनेप्स बन रहा, सिनेप्स में ये होगा, बाकी तो सिग्नल तो यहाँ से भी आ रहा है बेटा, कहाँ से डेंड्राइट, फिर आपका साइटोन, एक्सोन, एक्सोनल एंड, फिर डेंड्राइट, इस तरीके से सिग्नल मूव करेगा, आगे वो सारी न्यूरॉन होंगी तो इसी तरीके से मूव करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, इसका कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। यानी कि इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे वही हमसे पूछा, केमिकल सिग्नल्स के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के बारे में बेटा हमको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना होना चाहिए कि इसमें नोट बोला, कोई बच्चा इसको पढ़ ले विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट, यानी कि नोट पे जोर नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा का नोट वगैरह कहीं हो तो उसको पहले गोल कर लिया करो, सर्कल कर लिया करो कि हमको इस चीज फोकस करना है, इसमें नोट पूछा है, नोट ट्रू, तो बच्चे धोखा खा जाते हैं, सही आंसर को जवाब देके चले जाते हैं, क्योंकि सही लाइनें उनको अच्छी लगती हैं हमेशा, कि भाई सही लाइन है इसको लगा के चले जाएंगे, बट हमें चार ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते। तो थायरोक्सिन की ने पूछा नोट ट्रू, तो आयरन इज द एसेंशियल फॉर द थायरोक्सिन, बेटा आयरन एसेंशियल नहीं है, थायरोक्सिन की आयरन का एसेंशियल होना कोई जरूरी नहीं है, आयोडीन का एसेंशियल होता। तो इट्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोन, ठीक है, हाँ ये वाली बात ठीक है, बट हमसे तो गलत बात पूछी है, ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई रेगुलेट करता कार्बोहाइड्रेट का ही, तो फैट प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म को ही तो देखता कौन, ये हमने बात की है डिटेल में बेटा जब चैप्टर एंडोक्राइन पढ़ रहे थे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज द थायरोक्सिन, हाँ ये वाली बात भी सही है भाई, उसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है थायराइड ग्लैंड को, किसके लिए, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए। तो थायरोक्सिन इज आल्सो कॉल्ड अ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायरोक्सिन हाँ थायराइड ग्लैंड का ही तो हार्मोन है, उसको थायराइड हार्मोन भी कह देंगे। तो बेटा नीचे वाले तीन सही है, बट पूछा गया है हमसे नोट करेक्ट, तो यानी कि नोट करेक्ट तो पहला वाला हो गया, यानी कि गलत ही पूछा है हमसे, गलत कौन सा है, तो यानी कि पहला वाला गलत है, तो हमारा आंसर जो हुआ गलत वाले ही पूछा है इसमें, तो आंसर जो हो जाएगा आपका डैडी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर्स के बारे में हमसे करेक्ट पूछा, कई सारे रिसेप्टर्स मैंने बताया था आपको, यानी कि हमारे सूंघने के रिसेप्टर जिनको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, हमारी जो टंग होती है उस पर रिसेप्टर होते हैं बेटा, उसको गस्टैटरी रिसेप्टर कहते हैं, तो उन्हीं रिसेप्टर से रिलेटेड ये पूछ रहे हैं हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि सही बात क्या है रिसेप्टर को लेकर। तो गस्टैटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट व्हाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल, बात ठीक है बेटा, गस्टैटरी रिसेप्टर टेस्ट को ही रिसेप्ट करते हैं और जो है आपका डिटेक्ट करते हैं, और आपका ओल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को करते हैं, ये लाइन तो सही लग रही है। अगले देखते हैं, बोथ गस्टैटो एंड दोनों, यानी कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, नहीं बेटा ये गलत हो गई, अभी जब ऊपर वाली सही है तो दोनों ये भी ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं है। तो ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, नहीं, ऑडिटरी का तो मतलब ही हो गया ना, ऑडिट बोलना बेटा, विजुअल, विजुअल वाला तो विजुअली रिसेप्टर होता तो बेटा वो क्या था, विजुअल को करते हैं, ऑडिटरी का मतलब बोलना, तो स्मेल को तो कौन कर रहा है, ओल्फैक्टरी, तो ये लाइन तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गई आपकी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर उल्टा लिख रखा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिसेक्टर नहीं भाई ये भी गलत है, यानी कि सही ऑप्शन जो है आपका बेटा ए ही करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमने आपको डिटेल में बता रखा, ब्रेन में भी बातें बताई हैं, कुछ ऑडिटरी वाली बात ब्रेन में बताई है मैंने, ब्रेन के पार्ट में, और गस्टैटरी भी ब्रेन से स्टार्ट करने से पहले पढ़ा रखा, तो वहां से आप डिटेल में अगर देख सकते हैं, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर देख रखे होंगे उन्हें क्वेश्चन आसान लगा होगा, उन्होंने करके लिया होगा अपनी देर में, तो इसका बेटा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, यानी कि ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बेटा गट्टा, प्लांट्स हो या किसी के बारे में, ड्वार्फ टाल, ड्वार्फ जो है टोल मतलब लंबा और ड्वार्फ मींस छोटा, ठीक है। तो ड्वार्फिज्म किस वजह से आता है, जब हम बेटा ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सॉरी हार्मोन रिलीज होता है बेटा, उसको हम उसी हार्मोन की वजह से अगर ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो क्या होगा, टोल हो जाएगा, और कम सिक्रेट होगा तो बेटा उसको उसकी वजह से क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा, करेक्ट है। तो यही कहना है एक्रेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, नहीं भाई थायरोक्सिन से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाँ ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हुआ लेस तो उसकी वजह से होगा, ठीक है। तो थायरो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, दैट इज द आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो
यही है, लेस सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनलिन, नहीं भाई इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होने से बेटा इससे टोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल। और हमसे पूछा ड्वार्फ, तो ड्वार्फ के लिए तो यानी कि सिक्रीशन कम हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किससे होता है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का वजह से होता है, ड्वार्फिंग टोल वाला करेक्टर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। टोल हो जाता खली लाइक स्ट्रक्चर या फिर बोना रह जाता, गट्टा रह जाता जिसको कहते हैं, तो लेस सिक्रीशन की वजह से होता है बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिलेक्ट द मिसमैच, बेटा मिसमैच पूछा, ये भी ध्यान रखना, यानी करेक्ट मैच नहीं पूछा आपसे, मिसमैच यानी जो गलत है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का भी काफी चलन आ गया है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, इसमें तो एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन सा गलत है आपका। तो एड्रेनलिन बेटा, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं भाई एड्रेनलिन तो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारी कहाँ पे लोकेट होती है, क्वेश्चन फिर वही वहीं से रिपीट हो गया पीछे से, यानी किडनी पे होती है, तो ये तो गलत है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन अभी हमने पढ़ा है बेटा, कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन होता है यहाँ पे, तो टेस्टोस्टेरोन बेटा टेस्टिस से निकलता, बात ठीक है। एस्ट्रोजन ओवेरी से निकलता, बात ठीक है बेटा, ओवेरी से हमने बात की थी, ओवेरी से निकलता, ठीक है। और आपका थायरोक्सिन बेटा थायराइड ग्लैंड से निकलता, तो यानी कि मिसमैच ही पूछा, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन, यानी कि ब्रेन हमने पढ़ा था बेटा, ब्रेन के बारे में तो बहुत हमने डिटेल में एक लेक्चर ले रखा है पूरा, मैंने बताया था आपको पूरा एक डिटेल में लेक्चर ले रखा ब्रेन का, तो उसी से क्वेश्चन पूछा। ब्रेन, ब्रेन क्या है बेटा, मैन थिंकिंग, जहां से हम सोचते हैं वो पार्ट है हमारा, वो ऑर्गन होता है, तो क्या है द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। अब इसमें हमने बताया ना था आपको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, मैंने 3 टाइम के ब्रेन बताए थे बेटा, एक बार रफली आपको जल्दी बता देता हूँ, 3 होते हैं ब्रेन के पार्ट, यानी कि फोर ब्रेन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और बेटा आपका हाइंड ब्रेन यानी कि पोस्टीरियर ब्रेन जो पीछे वाला होता है, ठीक है। इसमें भी बेटा मैंने पार्ट बताए थे आपको, फोर ब्रेन में क्या बताया था, ओल्फैक्टरी लोब बताया था, सेरिबेलम बताया था, डायनसेफेलोन बताया था, ठीक है। और मिड ब्रेन में हमने कोई ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वगैरह ये होता है, मिड ब्रेन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता आपके लेवल पे। हाइंड ब्रेन में हमने बात की थी बेटा, सेरिबेलम होता है, और क्या होता है बेटा, मेडुला होता है, पोन्स होता है, तो ये सारी बातें की थी हमने, तो डिटेल लेक्चर में ही पता चलेगी आपको। आज क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, नहीं बेटा मैंने बताया था आपको फोर ब्रेन इज द मैन थिंकिंग पार्ट होता है, क्योंकि उसमें कई सारी लोब होती हैं, यानी फोर ब्रेन में फिर हमारी लोब होती हैं बेटे, कैसे 3-4 तरह की लोब होती हैं उसमें, ऑडिटरी, विजुअल, जो मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इंटेलिजेंस, ये सारे फीचर जो होते हैं बेटे फोर ब्रेन के होते हैं। तो ये मैंने फ्रंटल लोब और पैराइटल ओसिपिटल ये इस टाइप की लोब होती हैं, उन लोब को आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या कोई मेरे अंदर की इंटेलिजेंसी, आपके अंदर की इंटेलिजेंसी है बेटा, वो आपके फोर ब्रेन यानी कि जो फिर फ्रंट वाला ब्रेन होता है उसी की वजह से होती है। तो ये कहना हाइंड ब्रेन नहीं, तो हाइंड ब्रेन तो पीछे वाला ब्रेन है, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है, जो मैन थिंकिंग पार्ट है, मैन थिंकिंग जो हमारी फोर ब्रेन से होता। सेंटर ऑफ द हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड फोर ब्रेन, मैंने बताया ना बेटा, सूंघने की पावर, ये आपकी मेमोरी वगैरह, हियरिंग, ये जो है बेटा आपकी कहाँ होती है, फोर ब्रेन में होती है, जो सेकंड लाइन आपकी, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सैलिवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय मेडुला, हाँ बेटा मैंने ये वाली बात बताई थी कि मेडुला हमारी बैलेंसिंग के साथ साथ हमारे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन यानी थूक वगैरह आने वाले प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है, दैट इज द मेडुला ऑब्लिंगेटा बेटा, तो ये लाइन भी आपकी ठीक है, ठीक है, सेकंड भी आपकी ठीक है। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर, बेटा कंट्रोल करता, अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो ये लाइन हमारी ठीक थी, पर नोट होने की वजह से ये भी हमारी लाइन गलत हो गई, तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, यानी कि सेकंड और थर्ड बेटा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में यानी कि हमें जो दिख रहा है दैट इज द सी ऑप्शन, यानी कि तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ब्रेन से क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था कि ब्रेन से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, तो आपको उसके जो है रोल्स वगैरह, फंक्शन वगैरह पता होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन भी आपको पता होने चाहिए, कितने पार्ट्स में ब्रेन को बांटा गया है, ठीक है। पूरा लेक्चर मैंने एक अच्छे तरीके से ब्रेन को दिया एक लेक्चर में, ठीक। इन न्यूरॉन conversion of electrical signal is a chemical signals हैं occurs in, बेटा पीछे जो भी डायग्राम बनाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल, देखो ये वाली बात देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल में कन्वर्जन होना तो कहाँ होगा बेटा, सेल बॉडी में होगा, एक्सोनल एंड पे होगा, या आपका डेंड्राइटिक एंड पे होगा, एक्सोनल एंड पे होता है बेटा, ये मैंने डायग्राम बताया था आपको, देखो अभी डायग्राम बनाया हमने न्यूरॉन का, ये
क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके क्या थे, यहाँ से न्यूरॉन से आपकी इंपल्स आ रही थी जिनको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेटा आपके इस तरीके से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहे थे। जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स है बेटा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं। अब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं कहाँ पे, सिनेप्स में। तो फिर अगली न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल में कन्वर्जन होता है। तो बेटे वो कहाँ हो रहा है, सिनेप्स पे हो रहा है। तो कहाँ कह सकते हो आप, एट द एंड ऑफ एक्सोनल एंड पे कह सकते हो। कहाँ कह सकते हो बेटा, एक्सोनल एंड्स पे कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल एट कहाँ होता है बेटा, सिनेप्स। इसमें ऑप्शन दिया होता तो बहुत अच्छा रहता, तो हम इसमें क्या कहेंगे, एक्सोनल एंड्स कह देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, इसका डायग्राम जो था मैंने पिछले क्वेश्चन में वो उसी को आपको रिलेट कर दिया, वहां से आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमसे पूछा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्लो, यानी कि बी बिल्कुल दूसरी डायग्राम से क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसलिए तो कहते हैं बेटे क्वेश्चंस हमें बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आस्क किया जा सकता है, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता। अब इसी क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन है वो डायग्राम पे जो पीछे देखा था, बट उसको पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रेवल होंगे न्यूरॉन में, कैसे होंगे, तो डेंड्राइट से एक्सोन जाएगा, एक्सोनल एंड जाएगा। नहीं भाई, एक्सोनल एंड से पहले तो और भी पार्ट्स है हमारा, एक्सोन से पहले तो सेल बॉडी है, तो ये तो गलत हो गया ना, अभी हमने पार्ट बताए थे आपको। तो क्या है ये, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, नहीं तो डेंड्राइट्स तो पहले आता है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। आपका डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोनल एंड, ये मेरे को सही लग रहा है बेटा। अगला देख लेते हैं एक्सोनल एंड, अरे ये तो उल्टा ही चला रहा है यार, उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये गलत है आपका। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे इसको, तो सी इज द करेक्ट आंसर है बेटा। इसके लिए आपको ये डायग्राम वाला पूरा मैंने जो बता रखा है वहां पे, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये पार्ट्स आपको पता होंगे कि दिस इज द डेंड्राइट, मैं लिख भी देता हूँ एक बार आपका, ये डेंड्राइट है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है आपका, तो ये डेंड्राइट है बेटा। ये हमने वैसे डायग्राम बता रखा पूरा, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह होता है वो सारी डिटेल में, तो मैं लेक्चर में बता रखा बेटा। तो ये साइटोन्स होती है, इसको सेल बॉडी, सोमा, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका बेटा एक्सोन होता है, ये तो एक रफ डायग्राम की तरह बना रहे हैं हम इसको, और ये बेटा एक्सोन एंड कह दोगे इसको। ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के नहीं करा दिया कि भाई जिन्होंने लेक्चर नहीं ले रखा है, बट लेक्चर ऐसे मजा नहीं आएगा ना, जो चीज लेक्चर डिटेल में बता रखी है वो मैं क्वेश्चन में तो इतनी डिटेल में नहीं बता सकता, डायग्राम बना नहीं सकता, तो उसमें दिक्कत रहेगी। तो इसको, ये क्वेश्चन देखा आपने, तुमने इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो इसलिए आप लेक्चर को डिटेल में देखें। अगर आपने नहीं देखा तो आपको काफी आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन आपके सब बनेंगे बेटा। ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे देखते हैं एक बार, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू, यानी कि बेटा जो टेंड्रिल्स होती हैं, पी प्लांट्स होते हैं, उनमें बेल में तुमने देखा होगा एक टेंड्रिल्स होते हैं, यानी कि कह सकते हो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसी की ग्रोथ के बारे में पूछना है, क्या इफेक्ट लाइट की वजह से होते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिल होता है, सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, यानी कि किसी सपोर्ट पे, जैसे ये मान लो कि ये कोई एक, हाँ एक, ये मान लो आपने बेटा, एक मिनट मैं आपको समझाऊं किस तरीके से, थोड़ा टेंड्रिल के बारे में बता देता हूँ, टेंड्रिल होता क्या है। ठीक है, ये बेटा आपका कोई डंडा है, ठीक है, स्टिक है, तो आपने कोई प्लांट लगाया पी का, तो वो बेल जो है इसकी ग्रो करती है, यानी कि ये प्लांट था फिर आपका, तो बेल कुछ इस तरीके से चल रही है बेटा, इस तरीके चल रही है, उसी बेल में से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इस बेल की हेल्प करते हैं, उसमें सपोर्ट होती है, उसी की वजह से चलते हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। आपने देखा होगा बेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वही बेल को चलाने में कहीं ऊपर चलाते हैं, किसी भी चीज की बेल होती है, यानी कि, तो यहाँ पे पी प्लांट्स की बात की है, तो वो क्या होता, लाइट की वजह से, यानी ग्रोथ इन द, उनकी ग्रोथ जो है लाइट की वजह से होती है, नहीं बेटा लाइट की वजह से नहीं होती है, ग्रेविटी की वजह से भी नहीं होती है। रैपिड सेल डिवीजन इन अ टेंड्रिल सेल एट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, और रैपिड सेल डिवीजन टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट। तो बेटा यही जो इसमें होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है उनमें, और क्या होता है, टेंडुलर सेल्स में जो टेंड्रिल्स की सेल्स होती हैं, और दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से क्या होते हैं, अवे होते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। वैसे ये ऑप्शन आपके ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट टेंड्रिल्स का जिक्र किया है एनसीईआरटी ने, तो मैं क्वेश्चंस को इसलिए लाया था, पूछ भी जा सकता हार्ड लेवल का, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हार्ड क्वेश्चन होगा, बट ये एनसीईआरटी में बेटा इस टेंड्रिल के बारे में बात की गई है, इसलिए क्वेश्चन लाया हूँ, आउट ऑफ नहीं है। शायद ये क्वेश्चन भी किसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, कभी आप सोचे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बिल्कुल पूछा जा सकता है।
ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट, ये तो बेटा हमने बताई दी थी आपको, लाइट की तरफ मूवमेंट होने वाले मूवमेंट फोटोट्रोपिज्म, या अर्थ की तरफ होने वाले जियोट्रोपिज्म, जैसा भी हमने पोलन ट्यूब का देखा मूवमेंट टुवर्ड्स द ओवल, उसको क्यूमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये जो होगा बेटा लाइट की तरफ, यानी कि फोटो मींस लाइट होता है बेटा, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस से बताता हुआ आ रहा हूँ अगर आप लेक्चर देख रहे हैं। तो इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। फोटोवर्ट का मतलब ही लाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट देख लो, कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है, यानी कि ट्रू पूछा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। सडन एक्शन इन द रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स, हाँ बेटा कोई भी सडन एक्शन इन, देखो क्वेश्चन लाइन को पढ़ो, जो स्टिमुलस है और उसकी डेफिनेशन में कुछ फर्क था, यहाँ डेफिनेशन मिलती जुलती लग रही तो आपको समझना होगा। एक्शन आना किसी रेस्पॉन्स के खिलाफ, यानी कि मैंने कोई गर्म चीज ली उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया, मैंने बताया था ना आपको, जर्क लिया मैंने, यानी कि एकदम अपना हाथ हटाया मेरे गर्म पे, तो ये किसी रेस्पॉन्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया मैंने बेटा, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते थे। हमने ये वाली बात भी की थी, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, कौन सी न्यूरॉन कहाँ ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या लेके जाएगी सिग्नल्स, सारी बात हमने की थी वहां पे मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये कह रहे हैं सडन एक्शन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल 100% करेक्ट बात है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन यही है, किसी भी रेस्पॉन्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, ये हमारा क्या रिफ्लेक्स आर्क ही है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं बेटा, वो हमारा स्पाइनल कोड से मसल्स की तरफ लेके जाती हैं, बिल्कुल गलत है बेटा, ये मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। किसका काम होता है? मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कोड, यानी कि तो ये बेटा किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का होता है। उल्टा उल्टा बोल दिया यहाँ पे। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल्स और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आ गया। पार्ट थ्रू विच सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल्स और ग्लैंड्स, हाँ ये वाली बात ठीक है बेटा, कि पार्ट थ्रू विच सिग्नल्स ट्रांसमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल्स और ग्लैंड्स का रिफ्लेक्स आर्क, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहलाएंगे। यानी कि वो रास्ता है पूरा, क्या रास्ता होता था बेटा आपका, कोई आपके हैंड से हैंड पे लगा, यानी कि हैंड को आपका रेस्पॉन्स दिया उसने, सिग्नल्स कहाँ से गया? सेंसर न्यूरॉन सिग्नल लेके जाती नहीं आपका बेटा ब्रेन के पास, यानी स्पाइनल कोड के पास, फिर स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन्स लाती नहीं बेटे फैक्टर ऑर्गन हमारे हैंड या मसल्स के पास, कि आप हाथ हटा लो, अपना हाथ हटा लो, ये गर्म है या ठंडी है चीज, किसी भी रेस्पॉन्स के खिलाफ। तो ये बेटा इसी को तो हम रिफ्लेक्स आर्क कहते थे, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते थे, यानी कि जो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बेटा मेरा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी रिफ्लेक्स आर्क के टॉपिक से मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है बेटा, लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कंट्रोल, अभी इसी के बारे में वहां पे नोट बोल दिया था क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन से है, बट फिर हम अलग तरीके से कर दिया बेटा। हमने बात भी की थी पोस्चर ऑफ फ्रेम को कौन मेंटेन करता है, दैट इज द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा, जो कि सेरिबेलम पार्ट कौन से ब्रेन का पार्ट है बेटा? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये भी सारी चीजें डिटेल में लेक्चर में कवर कर रखी हैं, आप लेक्चर देखें ब्रेन वाला, ठीक है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है। नोट बेटा, बर्ड पूछ रख, देखो नोट है, यानी प्लांट की ग्रोथ नहीं कराता। ऑक्सीजन तो यार कराता, कहाँ? एपिकल रीजन की ग्रोथ कराता है, तो एपिकल रीजन में कराता, एपिकल ग्रोथ कराता, ठीक है। जिब्रेलिन मैंने बताया अभी आपको पीछे, स्टेम ग्रोथ कराएगा। साइटोकाइनिन्स ये भी ग्रोथ कराता, सेल डिवीजन वगैरह में मदद करता हमारा। तो ये तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, पीजीआरस हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, यानी इनिबिट नहीं करते हैं। और ये जो है बेटा एब्सिसिक एसिड ये इनिबिशन करता है, इनिबिशन करता है, यानी ग्रोथ में रोकता है, यानी कि इसको कहते हो पीजीआई, ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है। तो ग्रोथ पे बेटा नॉट एसोसिएटेड है वो, दैट इज आपका बेटा डी इज द एब्सिसिक एसिड, इसको क्या है शॉर्ट में आप ए बी कह सकते हो, ए बी कह देते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर इज द डी ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द गार्ड सेल चेंजेस, यानी गार्ड सेल्स के बारे में बेटा, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, तो हमने बात की बेटा पिरोलाइट प्रोसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ द सेल, टेम्परेचर, अमाउंट, वाटर ही तो बेटा, वाटर की वजह से सेल्स क्या फूल जाती हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम? टर्जिड बोल देते हैं। टर्जिडिटी होती है उसकी वजह से क्या है, सेल फूलने की वजह से जो है स्टोमेटा ओपन हो जाता। तो गार्ड सेल्स का तो वही तो मतलब था सारा, गार्ड सेल अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से होती है। तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इनवॉलंटरी एक्शन, नॉट
इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं मैंने आपको बेटा लेक्चर में डिटेल में बता रखी है। वॉलंटरी जो हम कर सकते हैं, इस पेन को लिखना। इनवॉलंटरी एक्शन बेटा लाइक जैसे हार्ट बीट, मैं नहीं कर सकता ना, हार्ट बीट मेरे मेरे हाथ में नहीं है ना, तो नोट इन माय हैंड यानी कि ऐसे एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन का एग्जांपल बेटा लिख सकते हो, जैसे आपका हार्ट बीट हो गया, ठीक है, ये बेटा आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कौन से होते हैं, नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मेरे नहीं है, बट जो मेरी स्केलेटल मसल्स है मैं रिलैक्स कर रहा हूँ बेटा, पेन से लिख रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। ऐसे एक्शन को हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो ये कह रहा नोट इनवॉलंटरी एक्शन, यानी इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है। वॉमिटिंग यानी कि अब बेटा आना, क्या उल्टी का आना मेरे कंट्रोल में है, मैं रोक सकता हूँ, नहीं, ये तो बेटा इनवॉलंटरी एक्शन है। सलाइवेशन, ये थूक, ये प्रोसेस है। तो हार्ट बीट यानी कि ये भी खुद होगा ना, थूक का सलाइवेशन जनरेट हो रहा है, थूक कोई मेरी मर्जी से थोड़ी हो रहा है, खुद ही हो रहा है, इनवॉलंटरी एक्शंस है। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा इसको, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट बीट है, क्या मैं खुद अपने दिल को धड़कना रोक सकता हूँ, धड़का सकता हूँ, नहीं बेटा। च्यूइंग जो है यानी कि मैं किसी चीज को खाऊं या चबाऊं उस चीज को, ये मेरे कंट्रोल में है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन है। तो ये कौन से हैं, ये तीनों के तीनों बेटे इनवॉलंटरी एक्शन है। हमसे पूछा है नॉट इनवॉलंटरी, तो ये तीनों के तीनों तो बेटा इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कि इनवॉलंटरी है। और ये आपका एक ओनली ऐसा एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम बेटा वॉलंटरी एक्शन कह देते हैं। क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन कह देंगे। ये वॉलंटरी है तो बेटा डी इज द, इसमें पूछा ही हमसे इनवॉलंटरी, यानी कि उसका उल्टा पूछा, वॉलंटरी एक्शन पूछा, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फ्यूचर एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन, यानी कि जो बेटा हमारी टीन एजेस होती हैं, प्यूबर्टी होती है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है एडोलेसेंस वाला, तो उसमें प्यूबर्टी के बारे में बात किया होगा। ये चेंजेस क्यों होते हैं बेटा, हमारे ये जो टेस्ट कौन से हार्मोन्स की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में होते हैं, और आपके जो एस्ट्रोजन वगैरह होता है उसमें फीमेल फीमेल में उसकी वजह से होते हैं, यानी कि ओवेरीज और टेस्टिस की वजह से डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या हमारे सेक्स ऑर्गन का ग्रो करना, मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रो करना, या आर्मपिट्स में हेयर आना, ये सब प्यूबर्टी के ये चेंजेस ही तो हैं बेटा। वॉइस में चेंजेस होना, मेल की हाई लो पिच हो जाना, फीमेल की हाई पिच हो जाना, ये सारी चीजें क्या है प्यूबर्टी में है। तो किस की वजह से होंगी, एस्ट्रोजन या आपकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होंगी। एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस और एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवेरी। बेटा उल्टा लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन से, टेस्टिस से निकलता है, एस्ट्रोजन जो है आपका ओवेरी से निकलता है। तो कह रहे हैं एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स एंड टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी, ये भी गलत है बेटा। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी, दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम, सर डी ऑप्शन बेटा बिल्कुल गलत लिख रखा है इसमें। तो आपको प्यूबर्टी में, ये तो आपका 8 का है, मैंने इसको डिटेल में हार्मोन में डील किया है, तो आप इसको समझ सकते हैं बेटा। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो 8 क्लास वाले बच्चे भी इसको 9th एंड 10th वाले भी सोल्व कर लेते। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड इज इन प्लांट। तो एब्सिसिक एसिड का बेटे फंक्शन अभी मैंने डिटेल में आपको बताया है कि इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो इनहिबिटर, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल, नहीं भाई, लेंथ ऑफ द सेल इंक्रीज नहीं करेगा। प्रमोट सेल डिवीजन, तो साइटोकाइनिन का काम है बेटा। इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बात ठीक है बेटा, यही सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें। ग्रोथ को इनहिबिट ही करता है एब्सिसिक, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं बेटा। तो फिर मैंने बता रहा हूँ आपको, आपने डिटेल में लेक्चर देखा होगा, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा भारी नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, ट्रू स्टेटमेंट है, जितनी लाइनें लिख रही हैं बेटा कौन सी इसमें सही है। सडन एक्शन ऑफ द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एनवायरनमेंट, ये बेटा क्वेश्चन हमने कर लिया है, दोबारा आ गया है, तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, क्या हो गया, रिपीट है। ठीक है ये क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द सन, आपको पता है क्या बेटा मूवमेंट, सनफ्लावर जिधर सन निकलता है, सनफ्लावर इसीलिए तो कहते हैं उसका मूवमेंट सन की तरफ होता है, यानी किसको देख के हो रहा है उसका मूवमेंट, लाइट को देख के हो रहा है बेटा। तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। क्या होते हैं बेटा, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहेंगे। सनफ्लावर का मूवमेंट किस वजह से हो रहा है बेटा, ये लाइट की वजह से होता है, यानी कि सन की लाइट की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय, बेटा पीछे दूसरी तरीके से पूछ लिया था इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके से फिर हम कह सकता, मैंने अभी आपको बताया था बेटा। तो आपका मेडुला जो होता है, मेडुला आपका इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। मेडुला मैंने आपको बताया भी था कि कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का तो नहीं है बेटा, मिड ब्रेन का पार्ट भी नहीं है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला। तो सी इज द, यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है मेडुला ही है बेटा। ठीक है, मेडुला से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइन हो जाती है, यानी कि तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
तो मेडुला आपका इनवॉलंटरी एक्शन, वो सारे एक्शन सलाइवेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन थे, वो हमने अपना लास्ट क्वेश्चन में आपका कराया भी है अभी। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नोट, यानी कि कोई बंदा कोल्ड से यानी कि सफरिंग कर रहा है तो वो किस चीज का डिफरेंशिएट नहीं करेगा, यानी कि उसको बेटा कोल्ड है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एक रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है। किसी को बेटा सीवियर कोल्ड होगा, यानी कि तो कॉमन कोल्ड जैसी वाली बात चल रही है, क्या है वायरल इन्फेक्शन होता है बेटा, उसको खांसी जुकाम नजला हो जाएगा, नजला हो जाएगा तो बेटा उसको क्या दिक्कत आएंगी, डिफरेंशियल टेस्ट टेस्ट जो बेटा पहचान लेता है कहीं ना कहीं, उसको सूंघने में दिक्कत होगी, स्मेलिंग करने में दिक्कत होगी, स्मेल ऑफ द परफ्यूम एंड अगरबत्ती, यानी कि उन दोनों स्मेल को नहीं बता पाएगा जब उसकी नाक बंद होती है ना, तो इसलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट कर दिया है पीछे से कॉन्सेप्ट से, बस यही इसमें क्वेश्चन में बात थी। काफी सारे क्वेश्चन हो गए बेटा, तो क्वेश्चन से तो हम भागना ही नहीं है, प्रैक्टिस जब भी तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो इनसे बेटा कहाँ बच के आएंगे क्वेश्चन, भी कहाँ आएंगे। हो सकता है कि मैं आपका एंट्रेंस के बाद जब आपका पेपर होगा और मैं यहाँ आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो बेटा लेक्चर को सही से देखें, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, ह्यूमंस में बेटा लाइफ प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है, देखो क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लाइफ प्रोसेस कंट्रोल होगा, नहीं बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो मेन सिस्टम है ना हमारा, तो नर्वस क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से लाइफ प्रोसेस हो रहा है बेटा कंट्रोल, नहीं वो तो सिर्फ डाइजेशन कराने में मदद कर रहा। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेटे पूरे लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ये डिटेल में हमने बात भी कर रखी है कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। अब देखते हैं द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स, बेटा मेल्स में तो मैंने अभी बताया था आपको, फर्टिलिटी बढ़ाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, कहां से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है बेटा, ये सारी बात हमने डिटेल में बता रखी है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी डिटेल में, तो टेस्टोस्टेरोन देख लेते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ऑस्ट्रोजन तो ये फीमेल का हार्मोन है, ओवेरी है, तो फीमेल में जो ग्रोथ कराएगा, फर्टिलिटी मेल में क्यों कराएगा ये, ठीक है, तो ये तो फीमेल में कराएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है, तो ये तो एस्ट्रोजन, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, बड़े आगे। अब है द सबस्टेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल्स ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स ड्यू टू, ठीक है, फॉल ऑफ द मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट ड्यू टू, यानी कि जो हमारा जब लीव मैच्योर होने लगती है, पीली होने लगती है, और फ्रूट्स हमारा क्या है बेटा, राइपन हो जाता, पक जाता, मैच्योर हो जाता लीव भी, तो उसको कौन ट्रिगर करता है, यानी कि भाई अभी फॉल हो जाए, गिर जाए, तो बेटा उसको फॉल करता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि एबी हार्मोन ही तुम्हारा जो है उस चीज को ही प्रमोट करता है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड इसका आंसर है बेटा, सी इज द आंसर। यानी कि ये सब क्वेश्चन वन लाइनिंग क्वेश्चन है, मगर बेटा ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं इनमें से बहुत से, और आने के चांस भी हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं बेटा एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर भी कहां से लाएगा, घुमा फिरा के नहीं जो बनाएगा। तो अब जब आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ क्वेश्चन सारे कर रखे होंगे, मैंने इन क्वेश्चंस में बेटा आपको जगह जगह सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता, तो फिर आपको क्या दिक्कत है, क्वेश्चन भी तो आपके उससे ही आएंगे ना बेटा, कहीं बाहर से थोड़ी आएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, किसे एडवाइस करेगा बेटा इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए, जिसको डायबिटिक पेशेंट होगा। तो हिज ब्लड प्रेशर बांध लो, कि ब्लड प्रेशर लो होगा, नहीं बेटा। हार्ट बीट स्लोली होगी, नहीं। ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, नहीं बेटा। हाई शुगर लेवल इन ब्लड, हाँ बेटा ग्लूकोज उसका लेवल जो है हाई हो गया होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ने को डायबिटिक पेशेंट के ये तो होता है बेटा, तो उसमें क्या है इंसुलिन लेना होगा जो कि मेंटेन करेगा, ठीक है, शुगर लेवल को। दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका बेटा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये हार्मोन्स है आपका, यानी कि पैनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, वहां पे मैंने आपके फंक्शन इसके बता रखे हैं, उस लेक्चर में आपने डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, फिर बेटा वही घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछ लिया इंसुलिन के बारे में, जब हमको क्या है जो मैंने फ्लो चार्ट बनवा रखा हार्मोन में, जब आप इंसुलिन के फंक्शन आपने पढ़ रखे होंगे तो क्वेश्चन धुआं धुआं, बस क्वेश्चन को फिर हम कैसे भी करते रहो भाई। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियास, ठीक है, बात सही है, बट पूछा क्या है बेटा हमसे, देखो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा हमसे, तो ये तो सही लाइन है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, नहीं भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंसुलिन थोड़ी रखेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन वगैरह करते हैं, ठीक है। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, हाँ बात ठीक है भाई, और इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, बात ठीक है। तो गलत आंसर पूछा बेटा, दैट इज द बी, तो गलत आंसर तो बेटा हमारा बी है, तो गलत आंसर हमको बी वाला हमारा इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इनकरेक्ट आंसर हमारा
बी है इनकरेक्ट लाइन, तो वो हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट हमसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लगभग हम 35 या 30 से प्लस तो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है, देखें आप 5-7 क्वेश्चन और होंगे और फिर इसके बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सिंगल है, यानी कि अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है यानी कि हमसे पूछा सिंगल ग्लैंड के बारे में हमसे बात की गई है। सिंगल ग्लैंड बताइए कौन सी है। एड्रिनल ग्लैंड तो सर पेयर में होती है, किडनी पे लोकेट होती है, एक किडनी पर एक होती है, तो ये तो पेयर में होती है। टेस्टिस सर हाँ पेयर में होते हैं तो हमारे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये सर अनपेयर होती है, ओवेरी भी सब पेयर होती हैं, ठीक है। तो बेटा यही अनपेयर ग्लैंड है, ये सिंगल होती है, ठीक है। तो सिंगल होती है, यही तो पूछा हमसे, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन पेयर में है कौन अनपेयर में है। बेटा मैंने सब आपका यहाँ पे लिख भी लिया और डिटेल में हमने डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। देखो ये जो न्यूरॉन का ये भी क्वेश्चन है, इसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये क्वेश्चन बेटा इंपल्स के बारे में करेक्ट पूछा। आपको लग रहा होगा कि मैंने बता दिया, बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा घूम फेर है, क्वेश्चन देख लेना, इसमें घूम फेर है, आधे बच्चे गलत कर लोगे। अगर हाँ अगर आपको लग रहा है कि मैंने पीछे पढ़ा है और अगर आपने इसे सही कर लिया तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसको सोल्व करो, 1 मिनट लो, आप इसको पॉज करो और सोल्व करो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आपने, मैं समझता हूँ रोक का आपने सोल्व किया होगा, देखते हैं क्या आपका अकॉर्डिंग आंसर होगा बेटा। तो यानी कि हमसे इंपल्स के करेक्शन में पूछा, जो मैंने पीछे बता रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी कि इस वाले पैटर्न पे हमारे कितने क्वेश्चन आपने देखा अलग अलग तरीके के फ्रेम हो गए। इससे बेटा देखा तुमने कितने क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम हो गए, इसी से 5-6 क्वेश्चन हो गए ना फ्रेम। तो कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं न्यूरॉन से भी, तो देखते हैं हम इसको। आपका क्या आंसर आया, आप कमेंट में बताइए आपने क्या इसका आंसर सोल्व किया है। आप बताइए आपका आंसर क्या है कमेंट में, बताओ आप किसको कमेंट में बताना, मैं देखूंगा आपका आंसर, अप्लाई भी करूंगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमसे दिखा रखा बेटा क्या है, हमारा डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये हमारा एक्सोन है, ये एक्सोन एंड है। डेंड्राइट एक्सोन एंड ये दो न्यूरॉन है, इसी तरीके से रखी, बस इन न्यूरॉन को रखने का तरीका अलग है। किसी में बेटा देखो इस तरीके से घुमा दिया, दो डेंड्राइट डेंड्राइट मिला दिए पास में, ठीक है। फिर उसमें बेटा एक डायरेक्शन दिखा रखी है हमको एरो की, एरो की डायरेक्शन को भी हमें ध्यान देना, एरो की डायरेक्शन को भी हमें ध्यान देना है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ इस तरीके से जाएंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ ऐसे तो नहीं जाते हैं, डेंड्राइट से जाते हैं, एक्सोन पे जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि अगर इसमें ये जो एरो का निशान था अगर ऐसे होते तो ये हमारी कहानी बन जाती, बट एरो का निशान जो है उल्टा दे रखा कि यहाँ से एक्सोन एंड से, एक्सोन टर्मिनल से स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ऑप्शन बी है, ये कह रहे हैं कि ऐसे जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये भी कहने का मकसद है बेटा बिल्कुल सेम ऑप्शन वही है, बट डायग्राम बदल दिया और जो उसकी एरो की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम रखे, यानी कि यहाँ भी एक्सोन एंड से स्टार्ट हो रहे थे और यहाँ भी एक्सोन एंड से स्टार्ट होते हुए दिखा रहे हैं, तो ये भी बेटा आपका गलत हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको लग रहा होगा यार कि यहाँ से नहीं, बट एरो का साइड देखनी है बेटा, एरो की साइड देखनी है बिल्कुल। ये है क्या है बेटा, डेंड्राइट साइड, डेंड्राइट से बेटा साइटोन आए, साइटोन से एक्सोन आए, एक्सोन से एक्सोन एड आए, फिर नेक्स्ट डेंड्राइट, फिर नेक्स्ट, इसी तरीके से जाता। तो ये बिल्कुल सही है, और ये आपको सबसे गलत ऑप्शन लग रहा होगा कि यार ये तो इस तरीके से कह रहा है एक्सोन है, बट बेटा इसमें क्वेश्चन में जो गेम है एरो का गेम है, एरो का गेम है, इन एरोस का गेम है, इन एरोस का ही गेम है पूरा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज द डी ऑप्शन। इसमें क्या है, देखो एरो है, ये डेंड्राइट, यहाँ पे तो सिनेप्स ही गलत बना दिया। सिनेप्स जो बनता है एक्सोन एंड के बीच में नहीं बनता बेटा, सिनेप्स बनते हैं किसके, एक का डेंड्रोइड होगा, एक का एक्सोन एंड होगा, तो सिनेप्स तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा सी होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इजी क्वेश्चन था, बट इसमें एरो वगैरह पे हमें ध्यान देना था। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जब एनसीईआरटी ने बनाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, एक बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज इनकरेक्ट, यानी कि नर्व इंपल्स पे ही कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए हमसे, देखते हैं। नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट एंड्स टुवर्ड द एक्सोनल एंड, बात ठीक है बेटा, बट पूछा क्या है, इनकरेक्ट वाला पूछा है मुझसे। तो एट द डेंड्राइट एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल डेंड्राइट एंड of electron which generate an electrical impulse at the axonal end of the another neuron। अभी मैंने बताया था बेटा सिनेप्स कहाँ केमिकल चेंज होते हैं, तो इस लाइन को सही से पढ़ो। एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि डेंड्राइट के एंड पर ब्रिंग अबाउट द रिलीज सम केमिकल, हाँ ठीक है, विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द एक्सोनल एंड। बेटा एक्सोनल एंड पे नहीं, एक्सोनल एंड पे तो केमिकल ही सिग्नल वाली वाली बात होती है, गलत लाइन है, थोड़ी उल्टी लाइन लिखो भी है, मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्सोनल एंड से वहां से आपके कुछ केमिकल निकलेंगे, तो वहां क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल केमिकल सिंबल में
कन्वर्ट हो सकते हैं सिग्नल्स में बेटा, ठीक है। तो द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड्स वन ऑफ द न्यूरॉन्स क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये वाली बात सही है बेटा। अब पूछ रहे हैं अ न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स नॉट ओनली टू द अनदर न्यूरॉन बट आल्सो मसल्स। हाँ, अभी जो बेटा हम देख रहे थे कि न्यूरॉन न्यूरॉन वाली बात चल रही थी, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। बट मैंने बेटा लेक्चर में आपको एक दिखाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, यानी कि जो साइनेप्स होते हैं वो तो एक किसके बीच में बनना है आपको, एक बेटा आपका क्या होगा, इसमें एक एक्सोनल एंड होगा और एक डेंड्राइट्स होगी एक न्यूरॉन की, तो उनके बीच में बनता है, उसको बोलते हैं बेटा साइनेप्स। बट एक एक्सोनल एंड्स और एक मसल्स के बीच में जो बनते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनते हैं, मैं उसकी पिक्चर भी लाया था बेटा लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर देख रखा होगा आपको याद आ रहा होगा, मैं उसकी पिक्चर लाया था बेटा। वो उसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यानी कि मसल्स और ग्लैंड के बीच में जो बनने वाला जंक्शन होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये पॉसिबल है बेटा, ये लाइन भी ठीक है, बट हमसे ऑप्शन पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन मैंने मार्क किया है बेटा, बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। ये डिटेल में मैंने बेटा इसका डायग्राम बना रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, यानी ग्लैंड पे या उसके साथ जंक्शन बनना, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। अब बेटे ये रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस बोला, ऐसे भी मैंने ड्रिल में लेक्चर में पढ़ा रखा है। अभी तक हमने जो करेक्ट सीक्वेंस देखे थे किसके? न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के देखे थे। अब हम देखते हैं बेटा किसका? आपका न्यूरॉन्स के रिफ्लेक्स आर्क का देखते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या है? रिसेप्टर्स है, मसल, सेंसरी न्यूरॉन, इस तरीके से हम देखते हैं। पहले रिसेप्टर बेटा हमारे रिसेप्टर्स पे आया, उसके बाद क्या हुआ? मसल्स नहीं बेटा, रिसेप्टर से हमारा सेंसरी न्यूरॉन पे जाता है पहले सिग्नल। सेंसरी न्यूरॉन से कहां जाएगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स लाएंगी कहां? इफेक्टर ऑर्गन पे। तो उसी को देखना, रिसेप्टर से मसल नहीं बेटा, मसल्स पे तो बाद में आएगा। मोटर न्यूरॉन नहीं, रिसेप्टर से बेटा सेंसरी न्यूरॉन लेके जाती है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स। ये बेटा सीक्वेंस है पूरा, मैंने डिटेल में आपको रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाया भी था। तो इसका डी इज द सीक्वेंस, जो करेक्ट आंसर होगा इसका डी होगा, यही एक करेक्ट सीक्वेंस है बेटा। क्या होगा? किसी भी चीज को हमने छुआ, यानी कि हमें रेस्पॉन्स मिला, रेस्पॉन्स आने के बाद तुरंत हमारी सेंसरी मसल्स, हमारे ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोर्ड के पार्ट लगेंगे, वहां से क्या हुआ? सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू बेटा, इफेक्टर ऑर्गन हमारी मसल्स पे, हमने फिर उसके बाद रेस्पॉन्स, फिर हमने अपना हाथ हटाया बेटा कहीं से, अगर कोई गर्म चीज थी या कुछ भी, कोई हम किसी के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रहे थे, तो उसका जो पाथ है दैट इज द करेक्ट पाथ इज द डी। डी इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका, तो डी होगा इसमें, ठीक है। देखते हैं बेटा, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, इसको बेटे क्या बोलते हैं? दैट इज द, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन है बेटा, साइनेप्स बोलते हैं। और मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है बेटा, अभी पीछे लिखा है कि जो बेटा न्यूरॉन और क्या मसल्स के बीच में जंक्शन होने वाले जंक्शन को क्या कहते हैं? आपका बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बेटा क्या है? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा अभी बताया है मैंने आपको, एक बार और लिख देता हूँ, ये जंक्शन होता न्यूरॉन प्लस बेटा मसल्स से बनता है, ठीक है। न्यूरॉन मसल से बनने वाले जंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? ये आपका न्यूरोमस्कुलर। सेल जंक्शन जो है बेटा टिश्यू के बीच में देखने मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बीच में देखने मिलेंगे। तो ये क्लास 11 में या 9th में भी आपने पढ़ा होगा, इन डिटेल आप देखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, हमने पीछे कर लिया है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ द बीच हार्मोन। बेटा आयोडीन नेसेसरी किसके लिए? आयोडीन के बारे में हमने बात भी की थी, एक क्वेश्चन था वो आयरन बोल रहा था वहां में नेसेसरी, तो गलत था, वही हमसे पूछा था, वही आंसर था शायद उसका। तो आयोडीन बेटा थायरोक्सिन हार्मोन के लिए होता है, जो गोइटर वगैरह आयोडीन की, इसकी थायरोक्सिन की कमी से हमें गोइटर वगैरह हो जाता है बेटा, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है बेटा? थायराइड ग्लैंड से निकलता। किससे निकलता है बेटा? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कराता है बेटा, कौन? थायरोक्सिन करवाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड इन द प्लांट इज। बेटा ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, हमने लगा लिया, इनहिबिटरी फंक्शन होता है, दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो ये लगभग बेटा हमने 45 के या 40 अप्रोक्स क्वेश्चन किए हैं। ये इस चैप्टर में आपने अगर बेटा क्वेश्चन आपने बना लिए, तो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला आपके एंट्रेंस में, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के क्वेश्चन को धागे खोल दिए हैं। तो इससे क्या बाहर आएगा बेटा? पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई आप कर रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। जहाँ भी आपका टारगेट है जेएमयू, जेएमआई या एएमयू, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो एक भाई की तरह, अपने बड़े भाई की तरह, किसी भी तरीके से आप जैसे भी हो, तो आप इस नंबर पे आप
व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, बेझिझक कोई भी बात है पूछें। आपके लिए बेटा इतनी मेहनत में ये लेक्चर डिलीवर करे जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है यूट्यूब पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रमज़ान चल रहा है बेटा, ये लेक्चर तो इस टाइम हैक्टिक है शेड्यूल, मेरा भी, हमें भी अपने कुछ वर्क होते हैं और आपका भी है। तो ये नहीं सोचें कि ये रमज़ान आ गया ये दिक्कत है, रोज़े भी रखें अपनी और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रखें, सारा कुछ करें, उसके साथ पढ़ाई भी करें। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको उस तरीके से बनाएं यार। इस टाइम पे तो वैसे भी जो आपका टेम्परेचर वगैरह है नॉर्मल है, रोज़े में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेंटेन करें सब चीज़ों को बेटा, दीन दुनिया दोनों लेकर चलें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा, होगी मुलाकात, फिर आपसे लाइव भी मिलेंगे अगर सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। और लेक्चर को यहीं वाइंड करते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।